हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का एनुअल एग्ज़ाम बेस्ड मॉडल पेपर। इस वीडियो में आपके लिए जो एनुअल एग्ज़ाम है साइंस के, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और उस एग्ज़ाम के पैटर्न पर ये वीडियो बनाया गया है। इसमें लगभग उतने ही क्वेश्चन है और उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आप अपना पहला क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो वेन डायग्राम दिया हुआ है इसको देखना है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको छांटने हैं। तो इसमें 3 सर्किल दिए हुए हैं। पहला सर्किल में ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, दूसरे में इरिगेशन मेथड्स लिखी हुई है और तीसरे में मॉडर्न मेथड लिखी हुई है। तो देखो इसमें आपको आंसर देखना है। जैसे P could be चेन पंप, whereas Q could be ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ P ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है तो चेन सिस्टम भी हो सकता है और Q ड्रिप सिस्टम हो सकता है। अभी दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। P could be डायरेक्टली एंड Q could be मोट। तो यहाँ मॉडर्न लिखा हुआ है या ट्रेडिशनल मेथड्स लिखी हुई है, तो यहाँ मोट जो Q है वो ट्रेडिशनल के अंदर आता है ना कि मोट में। तो ये आंसर तो अपना नहीं है। अगर सी देखें तो P कुड भी स्प्रिंकलर हो सकता है, ट्रेडिशनल नहीं है यहाँ पे। ये कौन सा है? मॉडर्न है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। इसका फोर्थ है P कुड भी ड्रिप सिस्टम। तो P ड्रिप सिस्टम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल के अंदर ड्रिप नहीं आता है। तो अपना आंसर पहला हो गया P। P तो क्या हो गया? चेन पंप, और Q क्या हो गया? ड्रिप सिस्टम। तो आंसर है A। सेकेंड क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ देखो आपको इट इज़ द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और वो P नहीं है, और उसमें प्रोसेस एक सेल वॉल है लेकिन क्यों नहीं है, और इसी प्रकार से उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो यहाँ P ट्रिप्नोसोमा और जार्डिया नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस स्पाइरोग्राम नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी। क्यों तो क्या होगा? सेल वॉल नहीं है जबकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये है प्रोटोजोआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम। अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाए तो उसका मतलब हो गया वो एल्गी हो गया, और वो कौन सा एल्गी हो गया? क्लेमाइडोमोनास। थर्ड क्वेश्चन है कोल इज फॉर्म ड्यूरिंग। कोल कब बना था? तो कोल बना था बच्चों कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल कौन सा आइटम नहीं है? तो यहाँ पर जो ए स्टोन दिख रहा है तो स्टोन कंबस्टिबल आइटम नहीं है। बाकी का पेपर, ग्लास और स्ट्रॉ ये कंबस्टिबल हो सकते हैं। इनको ग्लास है, हाई टेम्परेचर पर ये भी मेल्ट हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। साइबेरियन क्रेन आर रेगुलर विजिटर्स ऑफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइबेरियन क्रेन्स है वो कहाँ के रेगुलर विजिटर्स हैं। तो साइबेरियन क्रेन बच्चों अपने राजस्थान में जो बर्ड सेंचुरी है भरतपुर केवलादेव, तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स विजिटर्स, रेगुलर विजिटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन। जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जो फेलोपियन ट्यूब है जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, इस ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी इज। जो बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए होता है बच्चों क्रोमोसोम, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी।
सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने वाले कौन सी है? यहाँ पे जो न्यूटन मीटर है और यहाँ पे जो पास्कल है, ये दोनों ही प्रेशर का है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय। फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है? तो हार्ड सरफेस भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है, गैसेज भी करती है, लिक्विड्स भी करती है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो पहले को अपन ट्राई करते हैं, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो लाइट और साउंड वेव्स एयर के अंदर ट्रांसवर्स होती है, तो रॉन्ग है, क्योंकि जो लाइट है वो तो साउंड, उसकी वेव्स तो ट्रांसवर्स होती है लेकिन साउंड वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होके कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिशनल। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो ये दोनों लॉन्गिट्यूडिशनल बोला है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों वैक्यूम के अंदर ट्रेवल, तो लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है बट साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों ही अपने आंसर नहीं होंगे। तो आंसर बच गया कौन सा? 4। तो इसमें देखो, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिशनल सही है, और वेव्स लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर समटाइम्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। जो रेन वाटर और डिस्टिल वाटर है दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कभी कभी रेन वाटर गुड कंडक्टर हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो रेन वाटर है, एसिड, उसमें अगर एसिड हो जाए पोल्यूशन के कारण, तो वो फिर गुड कंडक्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चार्जेस आर फॉर्म्ड ऑन द क्लाउड्स बिकॉज। जो क्लाउड्स के ऊपर जो चार्जेस आते हैं, प्लस माइनस चार्ज, वो किसके कारण आता है? क्योंकि देखो, जो दोनों क्लाउड्स हैं, ऊपर और नीचे वाले क्लाउड्स, आप एक दूसरे के ऊपर अगर फ्रिक्शन होता है तो उनके ऊपर चार्जेस जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज मायोपिया? तो मायोपिया क्या होता है बच्चों? मायोपिया क्या होता है? इसमें एबिलिटी होती है नियर बाय के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने की, और ये जो लोअर एज ग्रुप के अंदर होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब आपकी क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ट्रू और फॉल्स देखना है 14 और 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये दोनों एंडेमिक फ्लोरा है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। लिक्विड और गैस को कॉमनली हम फ्लूइड बोलते हैं, तो इसका मतलब है यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं क्या? अगर नहीं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल इन साइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो साइज में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसके कारण दे कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आइज, जिसके कारण वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ, जैसे कि फंगस हैं जो ब्रेड के ऊपर उगते हैं, और इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। इसलिए ही तो ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या फिर माइक्रोब्स कहलाते हैं। इसका मतलब हम उनको किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप, और कुछ फंगस हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? सनलाइट एंड एयर आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कमेंट। जो सनलाइट और एयर है वो इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो हैं, तो क्यों है इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। These resources are present in
an unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। जो रिसोर्सेज हैं कौन से, जैसे सनलाइट है, एयर है, ये एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो एग्जॉस्ट यानी ख़त्म नहीं हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। देयर इज़ a never ending supply of these resources in nature। इस नेचर में इन रिसोर्सेज की कभी ना ख़त्म होने वाली सप्लाई प्रेजेंट होती है। इस कारण से ये जो रिसोर्सेज हैं वो अगेन एंड अगेन यूज़ किए जा सकते हैं, लास्ट फॉर एवर, अनंत तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर एलपीजी इन बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। आपको ये रीज़न देना है कि एलपीजी है वो एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, किसके अलावा, वुड के अलावा, वुड से ज़्यादा बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है। तो बच्चों इसका आंसर है एलपीजी इज़ द बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज द सेवरल रीजन्स। जो एलपीजी है वो इस वुड से बेटर नेचुरल रिसोर्सेज है या फ्यूल रिसोर्सेज है, सॉरी, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे वुड एलपीजी बर्न्स विदाउट स्मोक। जो जैसे कि वुड है वो तो स्मोक के साथ जलती है, जबकि एलपीजी है जो विदाउट स्मोक के साथ बर्न होती है। दिस मेक द लाइफ ऑफ हाउस वाइव्स मोर कंफर्टेबल एंड दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ब्लैकनिंग ऑफ द पोट्स एंड पैन्स। तो ये क्या है कि बिना स्मोक से जलती है, इसलिए जो हाउस वाइव्स हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनकी लाइफ को ये क्या है कंफर्टेबल बनाती है। साथ के साथ उनको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके जो पॉट्स हैं जिनमें बर्तन है खाना बनाने के, पैन्स हैं, वो ब्लैक नहीं होंगे। और साथ के साथ मोर एवर यूज़ ऑफ एलपीजी एज डोमेस्टिक फ्यूल आल्सो रूल्स आउट द चांसेस ऑफ गेटिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच मे हैपन्स व्हेन समवन यूज वुड्स एज किचन फ्यूल। और इसके साथ साथ में जो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में एलपीजी को यूज़ लेते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जो रेस्पिरेशन से होने वाली रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उनसे भी वुड की अपेक्षा ये क्या है, चांसेस कम होते हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपीजी इज एजियर कंपेयर टू द दैट ऑफ वुड। इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन लकड़ी से ज़्यादा ईजियर होता है एलपीजी का। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बच्चों, एडोलेसेंट बिकेम capable of reproduction when their testes and ovaries began to produce gametes। जो एडोलेसेंट है वो कैपेबल हो जाते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के, जब उनकी टेस्टिस और ओवेरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है। द कैपेसिटी ऑफ फॉर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन द फीमेल। जो कैपेसिटी है मेंस्ट्रुएशन की या फिर जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स हैं वो मेल्स के अंदर लॉन्गर टाइम के रहती है, किसके अलावा, फीमेल्स के। अगर कंपैरिजन में देखें तो फीमेल से ज़्यादा लंबे समय तक जो मेल है उनमें मेल गैमेट्स स्पर्म्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विथ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा है फीमेल गैमेट, ये मैच्योर होना शुरू कर देता है प्यूबर्टी के टाइम में। वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 20 to 30 days। जो ये ओवा है, एक ओवा मैच्योर होता है, कहाँ से मैच्योर होता है, जो 2 ओवेरीज होती है उन 2 ओवेरीज में से किसी एक ओवेरी के अंदर एक ओवा मैच्योर होगा, और एवरी 28 to 30 days के जो टाइम पीरियड है डिफरेंस है उनके अंदर रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज द टू रिसीव द एग्स। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, इस 28 से 30 दिन के टाइम पीरियड के दौरान जो वॉल है यूट्रस की वो थिक हो जाती है। इन केस ऑफ फर्टिलाइज्ड एंड बिगेन टू डेवलप,
और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो ओवा है वो जाइगोट बन के डेवलप होना शुरू कर देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। इफ fertilization does not occur and released egg and thickened lining of the uterus along with the its blood vessels are shed off। अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो ये रिलीज्ड एग है वो प्लस ये जो यूट्रस की जो वॉल है, ये यूट्रस की जो वाल है, ये वाल और एग अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ बाहर निकलना शुरू कर देता है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वुमन के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, प्रूव दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। आपको प्रूव करना है कि साउंड है वो सॉलिड्स से में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है या फिर एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसको बोलते हैं वो जैसे इसमें एक 2 कप लेंगे और उन कप को एक साइड में होल में से स्ट्रिंग लगाते हैं और स्ट्रिंग से थोड़ा सा फिर एक साइड से बोलते हैं, दूसरे साइड में कान में लगाते हैं, तो इसकी आवाज़ क्या होती है, हमें सुनाई देती है। तो देखो, टेक ए मेटल रोड or a meter scale and hold it on one end of the ear. Ask your friend to gently scratch or tape the other end of the metal rod. You can hear the sound. The sound reaches to your ear through the solid rod. अपने एक फ्रेंड को, किसी को कहो कि 1 मीटर की या फिर कोई मेटल का वायर ले या फिर 1 मीटर की रोड ले और उसको एक जेंटली स्क्रैच करे या फिर टैप करे, और उसके जो एक एंड पे स्क्रैच या फिर टैप करे तो दूसरे एंड पे अपने को सुनना है। उसकी जो साउंड है वो इस सॉलिड रोड से होते हुए अपने पास आती है। द अदर फ्रेंड कैन नॉट हियर द साउंड बिकॉज साउंड इज वेरी लो। दिस एक्टिविटी शोज दैट साउंड ट्रेवल्स इन द। अब बहुत धीरे से अगर हम स्क्रैच करेंगे तो वैसे तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन कान के पास में रोड को रखने के बाद हमें उसमें से सुनाई देना शुरू करता है। तो इसका मतलब है कि इस सॉलिड में से साउंड ट्रेवल करके गई है। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या कहता है, एक्सेप्ट क्रोमियम प्लेटिंग ऑन सेवरल अदर मेटल्स, व्हाट अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर प्लेटिंग, गिव फ्यू एग्जांपल्स। क्रोमियम के अलावा कोई दूसरी मेटल्स भी प्लेटिंग के लिए यूज करी जाती है, तो कौन कौन सी है, आपको उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो, पहला एग्जाम्पल है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट के करते हैं लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर सिल्वर या गोल्ड मेटल का इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। तो इस प्रकार दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं किसकी तरह, सिल्वर और गोल्ड की तरह, जबकि क्या होते हैं, उससे कम एक्सपेंसिव होते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए लेयर ऑफ टिन ऑन टू द आयरन। तो जैसे ही फूड स्टोर करने के लिए या फिर स्टोरिंग जो आइटम्स, फूड आइटम्स, उसको स्टोर करने के लिए एक लेयर आयरन के जो टिन आयरन का कोई बॉक्स है उसके ऊपर टिन की लेयर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, ये क्या होता है कि टिन जो मेटल है वो आयरन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होती है, जिससे फूड क्या है, अगेंस्ट स्पॉइल प्रोटेक्शन होती है। और हम देखते हैं कि जो फूड है वो क्या होता है, कम स्पॉइल होता है या स्पॉइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस आयरन के ऊपर टिन की
प्लेट चढ़ाई हुई रहती है। इसी का थर्ड है आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जो आयरन है वो किस ब्रिज और ऑटोमोबाइल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो आयरन है उसके टेंस होती है, उसके मतलब एक ये प्रवृत्ति होती है कि वो कोरोड होता है और उसके ऊपर रस्टिंग होती है, तो इसलिए उसके ऊपर जिंक की प्लेट क्या होती है उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे कि कोरोजन को क्या किया जाए, रोका जा सके, रस्ट होने से रोका जा सके। तो इस तरीके से जो आयरन की प्लेट है, आयरन के ऊपर जिंक की प्लेट चढ़ाई जाती है। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गए, एक तो सिल्वर, एक गोल्ड, एजी एयू टिन और किसका, जिंक का। तो इस तरीके से हम ये दूसरे मेटल्स उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम। अभी तक अपन ने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप देखे होंगे कि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लगभग सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे। अब जो 22 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ब्रेल सिस्टम क्या है। तो देखो, ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। जो ब्रेल सिस्टम है उसके अंदर 63 डॉट पैटर्न या फिर कैरेक्टर्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर। हर एक कैरेक्टर है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से एक कॉमन वर्ड या एक ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है। जो डॉट्स हैं, डॉट्स आर अरेंज इन द सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज और 3 डॉट ईच। जो डॉट्स हैं, जो साइन है वो एक सेल के अंदर इस तरीके से 2 वर्टिकल रोज, 2 वर्टिकल जो लाइनों में और 3 डॉट्स के रूप में अरेंज होते हैं। और इनका जो पैटर्न है डॉट्स का वो कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड सम कॉमन वर्ड्स आर साउंड बिलो, और कुछ की साउंड्स भी उसके नीचे रहती है। दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेल शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। और ये जो ब्रेल शीट होती है उसके ऊपर ये एम्बोस्ड रहते हैं, जिसको टच करके जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेस्ट स्लाइटली, और इस प्रकार से इन टच करके और इन डॉट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है। जैसे यहाँ देखो, अगर 2 डॉट है तो इसका मतलब है सी है, 3 लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें आप देखो अगर सिंगल डॉट है इसका मतलब ए। अब ये 2 डॉट, एक ऊपर बीच वाले 2 और एक साइड में नीचे वाले में, इस प्रकार से ये है टी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या बन गया, कैट। तो इस तरीके से 63 डॉट्स से एक पूरा इंग्लिश को पढ़ने में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, हाउ वाज एग्रीकल्चर स्टार्टेड एज ए रेगुलर एक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन इन फूड प्लांट्स। जो एग्रीकल्चर है वो फूड प्लांट्स के रूप में किस प्रकार से रेगुलरली स्टार्ट करी गई थी। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, किसकी, लार्ज स्केल के ऊपर क्रॉप्स को उगाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन यूज टू लिव वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताओं के विकास से पहले स्टार्टिंग में ह्यूमंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। दे यूज टू ईट वाट एवर अवेलेबल सच एज प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स, स्टम्प्स एंड एनिमल्स। तो उन्हें जो भी मिलता था, भले ही पेड़ पौधे हो, पत्ते हो, फ्रूट्स हो, जानवर हो, कुछ भी मिले उनको वो क्या कर लेते थे, खा के अपना पेट भर लेते थे। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एंड अदर फैक्टर्स दे स्टार्टेड टू लिव टुगेदर एंड फॉर कन्वेंस ऑफ दे स्टार्टेड सेटिंग नियर वाटर रिसोर्सेज। अब उनकी खुद की
सिक्योरिटी के हिसाब से वो सभी एक दूसरे के साथ में रहना शुरू कर दिया। और कहाँ पे रहना शुरू किया उन्होंने? वाटर रिसोर्सेज के आसपास में। और इस प्रकार से पानी के पास में रहने पर ही उनको प्लांट्स को ग्रो करने की और एक जगह पे रेजिडेंट बनाने की उन्होंने सीखना शुरू किया। और स्लोली आफ्टर एक्वायरिंग मोर एक्सपीरियंस दे स्टार्टेड कल्टीवेशन इन बिगर एरिया। जब उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होने लग गया इस चीज़ का कि किस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो फिर एक लार्ज एरिया पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इस प्रकार एग्रीकल्चर क्या होती है? स्टार्ट होती है और रेगुलर और सिस्टमेटिक होना शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चर इज स्टिल लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। अपने जो कंट्री है उसमें अभी भी सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन जो कारोबार है या व्यवसाय है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है। और लगभग 70% पॉपुलेशन अभी भी इस सेक्टर के अंदर इंगेज्ड है। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो एग्रीकल्चर की जो प्रोग्रेस है वो कंट्री की प्रोग्रेस को भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई आर द फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी अपन ने एयर और सनलाइट का देखा था कि वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब यहाँ हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, इस फॉसिल फ्यूल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। तो क्यों बोलते हैं? तो देखो, ऑल द फॉसिल फ्यूल आर कंटिन्यूअली बीइंग फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो नेचुरल प्रोसेस के लगातार होने के कारण क्या बनते हैं? फ्यूल बनते हैं। दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इन्हें हम सामान्यतः किस में मानते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड टू नो वायबल रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लेटेड मच फास्टर देन न्यू वंस आर बीइंग मेड। तो हम ये जानते हैं कि इनको बनने में एक मिलियंस ऑफ ईयर की लगातार प्रोसेस होती है। और जो इनके अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स रिजर्वरीज है जहाँ पे ये पाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे फास्टली क्या हो रहे हैं? ये डिप्लेटेड, खत्म हो रहे हैं। इनका जो नए बन रहा है ना नेचुरल जो ये फ्यूल है नया बन रहा है उससे ज़्यादा गति से खत्म होना शुरू हो रहे हैं। इसलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? और एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के। तो व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। जब स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में आते हैं तो एक स्पर्म उसमें से क्या कर सकता है? फ्यूज कर लेता है एग के साथ। और इस टाइप का फ्यूजन जिसमें स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस टाइप का फ्यूजन जिसमें स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो जाएं वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। और इस प्रोसेस के अंदर जाइगोट बनते हैं। और देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वह फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन which fusion of egg and sperm takes place inside the body of female is called internal fertilization। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म्स और एग्स का फ्यूजन कहाँ हो? फीमेल बॉडी के अंदर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजिंग टेक प्लेस इन मैनी एनिमल्स। जो इंटरनल फर्टिलाइजिंग है वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होती है, जैसे कि काऊ है, डॉग्स है, हैंस है और ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब इसी तरह देखें दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन विच
फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें एग्स और स्पर्म का फ्यूजन है फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो इसका एक, ये कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, ये पाया जाता है स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे फिश है, फ्रॉग है, स्टार फिश है, इनके अंदर। अब देखो यहाँ आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन का, तो इसमें देखो ये ओवम है और यहाँ बहुत सारे स्पर्म्स आके इसके पास आके रीच करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्पर्म है जो इस ओवम की जो बाहर के आउटसाइड वॉल है, मेम्ब्रेन है, इसको तोड़ के अंदर जाता है और इसको फ्यूज़ करता है। फ्यूज़ करने के बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो क्या होगी, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? व्हाट आर द फैक्टर्स विच हेल्प टू कीप ए गुड हेल्थ? हेल्थ क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुड हेल्थ को प्रभावित करते हैं? तो बच्चों देखो, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज हेल्थ। फिजिकल और मेंटल जो स्वस्थ रहना है किसी भी इंसान का, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। द फैक्टर्स दैट हेल्प टू कीप ए गुड हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुड हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? पहला है वन शुड टेक बैलेंस डाइट है। दूसरा वन शुड केयर एंड कीप पर्सनल हाइजीन, और जो पर्सनल हाइजीन है वो भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। और वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। वॉकिंग और प्लेइंग कहाँ पर, फ्रेश एयर के अंदर, ये भी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है। इसके अलावा ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स। जितने भी यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्ले आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जिससे कि गुड हेल्थ बनी रहे। इसके साथ साथ है अवॉइड द एल्कोहल एंड टोबैको। जो एल्कोहल है, शराब है और टोबैको है, उससे दूरी रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर का है वो क्या है, ड्रिंक क्लीन वाटर, ब्रीद इन क्लीन एयर एंड ईट क्लीन फूड। साफ पानी पिए, स्वस्थ हवा में सांस लेवे और साफ भोजन करें। तो ये सभी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुड हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 27। इट इज़ डिफिकल्ट टू कट क्लॉथ्स यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर विथ ब्लंट ब्लेड, एक्सप्लेन। जो भूटे सीजर है उसके से क्लॉथ्स को कट करना क्या है, डिफ़िकल्ट क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट क्लॉथ यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर विथ ब्लंट प्लेट बिकॉज जो ब्लंट प्लेट है या ब्लेड्स हैं, सॉरी ये प्लेट नहीं है, ब्लेड है, इससे क्लॉथ्स को कट करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लंट ब्लेड है उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिससे और शार्प एज ब्लेड से ज़्यादा, जैसे कोई तीखी ब्लेड्स हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, और जो ब्लंट ब्लेड है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। तो देखो, लार्जर द एरिया स्मॉलर विल बी द प्रेशर। एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पर ने देखा जो ब्लंट ब्लेड है इसका जो सरफेस एरिया है वो तो क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर वहाँ पे कम लगता है। तो हेंस द ब्लंट ब्लेड्स द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस वेरी लेस प्रेशर। तो जो ब्लंट ब्लेड्स हैं इसके कारण जो अप्लाइड फोर्स है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू लो प्रेशर दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कट
द क्लॉथ फ्रॉम ब्लंट ब्लेड्स। तो इसी लो प्रेशर के कारण हम जो ब्लंट ब्लेड हैं इससे क्लोथ्स को काटना डिफ़िकल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 27। अब जो 28 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। एक पेंडुलम है वो 4 सेकेंड में 40 टाइम ऑसिलेट होता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो देखो अब मैं क्या दिया हुआ है ऑसिलेशंस के नंबर कितने हैं? 40। टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड। तो पहला टाइम टेकन कितना है? 4 सेकेंड। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड और ऑसिलेशंस है 40। तो अपने पास आ गया 1/10। क्या आ गया? 1/10 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया 1/10 सेकेंड। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना भूल गया। तो फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 40 और टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड। तो आ गया अपने पास 10। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्स। और हर्ट्स इसकी क्या है? ऐसा यूनिट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्स। और इसका टाइम पीरियड आ गया 0.1 सेकेंड, या हम 1/1/10 सेकेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी यूज टू डिटेक्ट करंट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो देखो, व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर, एक वायर में जब करंट फ्लो होती है तो एक कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड। और जब इसके पास में कंपास नीडल को लेकर आते हैं तो उसकी जो नीडल है वो क्या हो जाती है? डिफेक्टेड, हिलना शुरू कर देती है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल्स कैन बी सीन। और ये तब भी जब करंट कम मात्रा में फ्लो हो रहा है वायर में तो भी उसमें डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। वी कैन यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट टू मेक अनदर टेस्टर। तो हम इसका यूज इस मैग्नेटिक इफेक्ट का एक टेस्टर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। फॉर दिस टेक ए कार्डबोर्ड ट्रे। इसके लिए हम कार्डबोर्ड ट्रे लेंगे जिसके अंदर डिस्कार्डेड मैच बॉक्स निकाल लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक वायर रैप करते हैं फ्यू टाइम्स उस कार्डबोर्ड ट्रे के, और एक स्मॉल कंपास उसके अंदर रख देते हैं। अब ये जो वायर था उस वायर के फ्री एंड्स को हम टर्मिनल्स, एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्या कर देते हैं? ऐड कर लेते हैं, जॉइंट कर लेते हैं। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हम देखते हैं कि जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक जो करंट है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट अपने साथ लेके चलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज अ लाइटनिंग रोड। जो लाइटनिंग रोड है वो क्या होती है और ये हमारी बिल्डिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो लाइटनिंग रोड इज अ डिवाइस यूज टू सिक्योर टॉल बिल्डिंग्स। तो लाइटनिंग रोड है एक डिवाइस है जो क्या करती है? बड़ी बिल्डिंग्स को सिक्योर करती है। किससे? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली है उसके कड़कती है उसके इफेक्ट से बचाती है। ए मेटेलिक रोड टॉलर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग गो टू बी प्रोटेक्टेड इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो एक मेटेलिक रोड होती है जो कि उस बिल्डिंग के हाइट से थोड़ा सा ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, और जिसे इस जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है बिल्डिंग का तो उसकी दीवारों में इसको क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट in the air and the other is fixed in the ground. This provides easy route for transfer the save electric discharge to the ground. जब इसको
इस रोड का एक एंड तो कहाँ पर एयर में खुला रखा जाता है और दूसरा ग्राउंड के अंदर फिक्स कर दिया जाता है ज़मीन में गहराई में, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, क्लाउड्स का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसको एक इजी रूट प्रोवाइड करवा देता है ग्राउंड्स के अंदर जाने का। तो इस प्रकार की जो रोड्स हैं वुड बी रिक्वायर्ड ए सेफ गार्ड ए बिल्डिंग विथ लार्ज एरिया। जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं लार्ज एरिया की, उसके लिए सेफ गार्ड का काम करती है। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड वायरिंग एंड प्लम्बिंग आल्सो गिव प्रोटेक्शन। तो जब मेटेलिक जो कॉलम्स हैं वो, या फिर जो वायरिंग होती है, प्लम्बिंग होती है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जब लाइटनिंग हो रही हो तो उस टाइम हमें इन पिलर्स के वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से लाइटनिंग रोड है, ये हमारी लाइटनिंग के टाइम में सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिगर शो द रेस्ट। एक वर्ड है, सॉरी वर्ड नहीं है, वर्ड है, ये वर्ड है रेस्ट, REST, रेस्ट। इसको हम टू वे से लिखते हैं मिरर के सामने, और उसका हमें मिरर में कैसे दिखाई देगा। तो पहली जो है वो है मिरर को सीधा रख के सामने रेस्ट लिखा हुआ है, और दूसरा है ऊपर की साइड में खड़ा रख के। अब इसमें देखो, हम देखेंगे कि एक इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट से और राइट से हमें दिखाई देगी। और कैसी बनेगी, तो देखो अगर ऊपर की साइड में रेस्ट लिखा हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट REST इस तरीके से बनेगा। और अगर हमने रेस्ट को वर्टिकली लिख दिया तो REST, तो सबसे पहले कौन है, T है, तो T की इमेज बनेगी। फिर S है तो S की इन्वर्स इमेज बनेगी, फिर E और फिर R। तो इस तरीके से हमारे सामने इमेज ये वाली बनती है। क्वेश्चन नंबर 32, what does term metamorphosis refer to? Explain with example। जो टर्म है मेटामॉर्फोसिस वो किसको रेफर करती है, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझाना है। तो देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस into adult touching drastic changes in which the larva does not resemble the adult is called metamorphosis। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका, लार्वा का एडल्ट के अंदर, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जिसमें लार्वा है वो एडल्ट से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और ये मेटामॉर्फोसिस कॉमनली सीन होती है किसके अंदर, सराउंडिंग इन बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग्स। बटरफ्लाइज और फ्रॉग्स के अंदर सीन होती है। इन फ्रॉग वी ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग एंड द एग ऑफ द एडल्ट स्टेज। द फ्रॉग में हम देखते हैं कि जो इसकी जो डिफरेंट स्टेज है एग से लेके एडल्ट की, अलग अलग स्टेज होती है, और हर एक स्टेज के अंदर क्या होता है, जो फ्रॉग है वो अलग दिखाई देता है। तो इसकी स्टेज क्या है, पहली तो एग से टेडपोल बनना, जो कि इसका लार्वा है, टेडपोल फ्रॉग का लार्वा है, और एडल्ट फिर बाद में एडल्ट का बनना। तो देखो ये एडल्ट फ्रॉग है, ये एग्स रिलीज करते हैं, एग्स रिलीज करने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, फिर टेडपोल बनता है। अब टेडपोल से कि जो ये तो है अर्ली टेडपोल, और ये टेडपोल उसमें थोड़ी सी लेग्स बन गई, लेग्स के बाद में थोड़ा टेडपोल और विकसित हुआ, और वापस क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। लेकिन मेनली 3 इसमें स्टेप्स होती है, पहला एग्स, दूसरा टेडपोल, और तीसरा एडल्ट फ्रॉग। तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है फ्रॉग्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 women आर ऑफ द सेम वेट। 2 औरतें हैं जिनका वजन क्या है, समान है, एक जैसा, एक बराबर का वजन है। वन वियर सैंडल्स विथ पॉइंटेड हील। अब उनमें से जो एक महिला है, एक वुमन है,
वो पॉइंटेड हील की सैंडल पहन रखी है, वाइल द अदर वियर सैंडल विथ फ्लैट शूल, जबकि दूसरी है वो फ्लैट शोल की क्या है सैंडल पहनी होती है। विच वन वुड फील मोर कंफर्टेबल वाइल वॉकिंग ऑन सैंडी बीच, अब इन दोनों में से कौन ऐसी होगी जो सैंडी बीच, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है इसकी, BEECH बी, हाँ BEACH, इसके ऊपर चल रही होती है, तो बताओ सैंडी बीच पे तो इनका कौन सी कंफर्टेबल फील करेगी और क्यों करेगी, इसका आपको रीज़न भी देना है। तो देखो आंसर है द वुमन वियरिंग सैंडल्स विथ फ्लैट शूल विल बी मोर कंफर्टेबल वाइल वॉकिंग ऑन द सैंडी बीच। जो लेडीज सैंडल पहन रखी है, कौन सी वाली सैंडल, फ्लैट फील वाले, मतलब फ्लैट शोल वाले सैंडल पहन रखी है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो सैंडल्स विथ फ्लैट शूल, जो फ्लैट शोल होती है उस वाले सैंडल पहनी हुई जो लेडी है, उसकी सैंडल्स का जो सरफेस एरिया है, नीचे का जो एरिया है वो क्या होता है, पॉइंटेड हील वाले सैंडल से ज़्यादा होता है। और हमें जानते हैं कि सरफेस एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो प्रेशर है वो सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम क्या है इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं कि अगर पॉइंटेड हील है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और अगर फ्लैट शोल वाली हील है तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, जिसके कारण जो सैंडी बीच है उस पर चलने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आपको इस फिगर को देख के कुछ आंसर देने हैं। व्हाट सब्सटेंस आर द इलेक्ट्रोड मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रोड है वो किस सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। दूसरा, ए इज, जो यहाँ पे जो ए है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है और बी कौन सा इलेक्ट्रोड है। थर्ड है व्हाट इज प्रोडक्ट 8, जो प्रोडक्ट है वो जो पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड बोलते हैं, उस पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और बी पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। अब दूसरा था इसमें ए इज इलेक्ट्रोड, जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब ए देखो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, तो प्लस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एनोड हो गया। और बच्चों अब जब हम ऐसे सेल का फिगर बना रहे होते हैं, तो सेल का फिगर बनाते हैं तो जिसकी साइड में लंबी वाली लाइन होती है वो हमेशा कौन सी वाली होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की होती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की होती है। तो पॉजिटिव के लिए एनोड और नेगेटिव के लिए कैथोड। अब बताओ पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड पे या एनोड के ऊपर कौन सा मटेरियल या कौन सा प्रोडक्ट रहता है। तो अगर हम इस वाटर का करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट कार्बन इलेक्ट्रोड, कौन से, पॉजिटिव पे। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, और जो एनोड है वो किसका है, प्लस का। इसलिए इस एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन इसके ऊपर पाई जाएगी, प्रोड्यूस होगी। और जो नेगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन 2 बार लिखने में आ गया। तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब बच्चों ये था अपना क्लास 8 का बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये 34 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और फ्यूचर में या जब आपके एग्ज़ाम हो तब आप इसको रिवाइज करके ज़रूर देख के जाना। आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और बच्चों अगर आपको ये
वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।